बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं गैस्ट्रिक के चैप्टर नंबर 64 की पार्ट 2 की वीडियो, जिसमें इंशाल्लाह हमने मोटर फंक्शंस ऑफ स्टमक को डिस्कस करना है। स्टमक के 3 तरह के मोटर फंक्शंस हैं। नंबर 1, स्टोरेज ऑफ लार्ज क्वांटिटीज ऑफ फूड। जब वजह फूड आ रहा है तो स्टमक को खुलना पड़ेगा फूड को अकोमोडेट करने के लिए। नंबर 2, मिक्सिंग ऑफ दिस फूड। और नंबर 3, जब मिक्सिंग वगैरह हो जाए तो फिर उस फूड को आगे पास कर देना, यानी कि एम्प्टिंग ऑफ द काइम फ्रॉम द स्टमक। ठीक है बात। तो ये 3 फंक्शन है हमारे पास, और थोड़ा सा उन्होंने स्ट्रक्चर वगैरह एक्सप्लेन किया हुआ है कि हमारे पास स्टमक की एक बड़ी सारी बॉडी होती है और आखिरी जो पोर्शन उसको हम एंट्रम कह रहे होते हैं। ठीक है, तो बॉडी और एंट्रम हो गया। या एक और क्लासिफिकेशन भी है, यानी एक और तरह से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। वो क्या, फर्स्ट 2/3 पोर्शन को हम ओरेट कहते हैं, ठीक है, और आखिरी जो 1/3 पोर्शन रहता है उसको हम कॉर्डेट कहते हैं। तो ये भी इस तरह भी हम मसल को स्टमक को डिवाइड कर सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं इसके फंक्शंस को। तो पहला फंक्शन कौन सा था हमारे पास, स्टोरेज ऑफ लार्ज क्वांटिटीज ऑफ फूड। तो फूड को देखिएगा, स्टमक के अंदर फूड किस तरह से स्टोर होता चला जाता है। ये अगर आपके पास स्टमक है ना, तो इसके अंदर फूड कंसेंट्रिक सर्कल्स बनाना शुरू हो जाता है। यानी कि अगर मैं क्रॉस सेक्शन दिखाऊं आपको स्टमक का, ये क्रॉस सेक्शन होगा स्टमक का, तो उसके अंदर यूं कंसेंट्रिक सर्कल्स बनते हैं फूड के। ठीक है, जो नया आने वाला खाना होता है वो दरमियान में आता चला जाएगा और बाकी खाने को और बाहर की तरफ धकेलता चला जाएगा। तो सबसे जो पहले का खाना खाया हुआ वो आपके पास सबसे बाहर वाले सर्कल में होगा, और जो सबसे रिसेंटली आने वाला खाना है वो दरमियान में होगा। तो हम कहते हैं जो बिल्कुल अभी आपके यहाँ से स्फिंक्टर से आ रहा होता है खाना, वो दरमियान में होता है और बाकी खाना इर्द गिर्द, और इस तरह से आपके पास खाने के कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनना शुरू हो जाते हैं। अब जब ये बाहर की तरफ चला जाए, मतलब ये यहाँ पे टच करना शुरू करेगा, इसको मतलब स्ट्रेच कॉज करेगा मसल के अंदर। तो जब स्टमक के अंदर स्ट्रेच कॉज होती है तो वेगस नर्व के थ्रू पैगाम जाएगा आपके ब्रेन तक, और वापस पैगाम भी वेगस नर्व के थ्रू जाएगा। तो इस रिफ्लेक्स को हम कहते हैं वेगो वेगल रिफ्लेक्स। ठीक है, वेगस नर्व के थ्रू पैगाम गया और वेगस नर्व के थ्रू पैगाम आया कि हाँ ठीक है, मसल को स्टमक को डिस्टेंड कर दो, स्टमक को इंक्रीज कर दो। तो स्टमक की डिस्टेंशन कर दी जाती है, जिसकी वजह से स्टमक की जो कैपेसिटी है, जो स्पेस है, वो 0.8 लीटर से बढ़ के 1.5 लीटर तक चली जाती है। ठीक होगी बात। तो ये हमने देख लिया किस तरह वेगो वेगल रिफ्लेक्स हुआ। इसकी रीजन क्या थी, स्टमक का स्ट्रेच होना, स्टमक की वॉल का स्ट्रेच होना, और वो जारी बात है स्ट्रेचिंग की कॉज फूड का आना थी। तो ये तो हमने पहला फंक्शन देख लिया, ये जो हमारे पास स्टोरेज का फंक्शन था। दूसरा फंक्शन आता है मिक्सिंग ऑफ दिस फूड। ठीक होगी बात। जरा मिक्सिंग की अहमियत को देख लीजिएगा। हमारा जो स्टमक है ना, उसकी सारी वॉल्स में गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं, सिवाय इस लेसर कर्वेचर की एक छोटी सी स्ट्रिप होती है, उसमें नहीं होते। बाकी सारी वॉल में गैस्ट्रिक ग्लैंड है। अब गैस्ट्रिक ग्लैंड की सिक्रीशन है वो तो होंगी वॉल्स के करीब करीब, पहली बात है वॉल्स की सिक्रीशन होगी ना, तो फूड जो वॉल्स के करीब है वहां तक तो चलो सारी सिक्रीशन पहुंच जाएंगी, लेकिन जो दरमियान में फूड है वहां तक नहीं पहुंचानी सिक्रीशन। तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम फूड को मिक्स करते जाए, ताकि जो एंजाइम है वो अच्छी तरह सारे फूड के साथ मिक्स होता चला जाए। ठीक है, तो मिक्सिंग वेव्स के लिए या पेरिस्टाल्टिक कंस्ट्रक्टिव वेव्स के लिए वो देखते हैं हम उस तरह किस तरह से होती हैं। बेसिकली ये तो बात हमें पता है कि इसके अंदर मुसलसल वो पेरिस्टाल्सिस की वेव्स या कॉन्ट्रैक्शन की वेव्स ट्रेवल करती चली जाती हैं। ठीक है, ये तो जब हमने डायरेक्ट प्लेक्सिस पढ़ा था चैप्टर नंबर 63 में, वहाँ पे हमने डिस्कस किया था। तो वेव्स डेवलप हो रही होती हैं और मुख्तलिफ रिदम्स होते हैं जिन रिदम से इसकी कॉन्ट्रैक्शन हो रही होगी। लेकिन अब देखिएगा बात बेसिकली बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की है। होता बेसिकली क्या है, ये कॉन्ट्रैक्शन करके फूड को नीचे की तरफ ला रहा है, आगे जो पाइलोरिक स्फिंक्टर है वो खुला नहीं। जब हम ऊपर से कॉन्ट्रैक्शन करके ला रहे हैं लेकिन पाइलोरिक स्फिंक्टर खुला नहीं, तो होता ये है कि बहुत थोड़े से चंद मिलीलीटर जो फूड जो है वो तो चलो निकल गया पाइलोरस में से, बाकी जो फूड है वो उसकी वापस घूम के वापस ऊपर स्टमक में चला जाएगा। यानी हम उसको नीचे ला रहे थे वो पिछकता चला गया। जब आगे जगह नहीं थी हमने इसको यूं किया, मतलब नीचे की तरफ दबाया, वो नीचे की तरफ दाएं के बजाय यूं घूम के वापस ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो ये जो हमारे पास एक ऊपर की तरफ को घूम कर चला गया है, बॉडी ऑफ द स्टमक की तरफ वापस चला गया है, और जाहिर बात है स्क्वीज होगा यहाँ पे, तो इसको हम नाम देते हैं रेट्रोपल्जन। ठीक है, इसको हम देते हैं रेट्रोपल्जन। और जाहिर सी बात है इस प्रोसेस के दौरान अच्छी तरह वो फूड जो उसकी चर्निंग भी हो गई है, वो दब भी गया और उसकी मिक्सिंग वगैरह भी हो गई है। तो इसी तरह होता चला जाता है, वेव्स प्रोड्यूस मुसलसल तौर पे होती चली जाती है वेव्स, और आगे पाइलोरस तो बंद है, उसने तो फूड को गुजरने नहीं देना। तो इस वजह से जो फूड है उसकी मिक्सिंग होती चली जा रही होती है। जब मिक्सिंग होती चली जाती है तो अल्टीमेटली स्टमक के अंदर जो मटीरियल बन जाता है उसको हम ना देते हैं काइम। ठीक है, और ये काइम कितना लिक्विड है कितना सॉलिड, ये डिपेंड करता है कि कितनी वाटर का इंटेक किया हमने, या कितनी सिक्रीशन मिक्स हुई है इसमें, या किस तरह का फूड था। अगर तो वाटरमेलन टाइप फूड है, जैसे फूड में बहुत वाटर होता है, तो फिर तो बड़ी वाटरी कायम बन जाएगा। और अगर तो हार्ड फूड है, कोई नट्स वगैरह, तो फिर जारी बात है कम वाटरी कायम बनेगा। तो कायम की जो कंसिस्टेंसी है या उसकी जो फ्लूइडिटी है वो डिपेंड कर रही होती है रिलेटिव अमाउंट्स ऑफ फूड पे, वाटर पे और स्टमक सिक्रीशंस पे। सही होगी बात। तो यहाँ तक हमने मिक्सिंग को चेक किया और फिर हमने देखा इनमें कायम क्या होता है। मिक्सिंग में हमने रेट्रोपल्जन की एक इंपॉर्टेंस को चेक कर लिया। फिर देखते हैं हंगर कॉन्ट्रैक्शंस। ये तो अभी हम देख रहे हैं जिस वक्त खाना खाया होता है, पेट भरा हुआ होता है, उस वक्त कॉन्ट्रैक्शंस हो रही हैं। जिस वक्त पेट एम्प्टी होता है उस वक्त भी हमारे पेट में कॉन्ट्रैक्शंस हो रही होती हैं।
ठीक है। और कई दफ़ा तो ये होता है कि जब ज़्यादा देर पेट एम्प्टी रहता है तो ये कॉन्ट्रैक्शंस बढ़ते बढ़ते कुछ सक्सेसिव कॉन्ट्रैक्शंस जो हैं वो मिल के एक कॉन्टिन्यूस टोन कॉज कर देती हैं। क्या मतलब है, 2-3 लगातार जो कॉन्ट्रैक्शन होनी थी वो मिल के एक ही ज़रा लंबी छोटी सी कॉन्ट्रैक्शन कॉज कर देती हैं, जो हमें कई दफ़ा फील भी होती है। 2-3 मिनट की कॉन्ट्रैक्शन वो लास्ट करती है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन किन में ज़्यादा होती हैं ये बात देख लीजिएगा। नंबर 1 यंग पीपल में ज़्यादा होती हैं, और नंबर 2 जब ब्लड का शुगर लेवल कम हो जाए तो ब्लड का शुगर लेवल कम होने की वजह से भी कॉन्ट्रैक्शन कॉज होती हैं। बेसिकली शुगर लेवल कब कम होता है, जब बहुत मतलब ग्लूकोज नहीं मिल पा रही, तो यानी जब इंसान फास्टिंग कर रहा था तो शुगर लेवल कम हो जाएगा ना, तो फास्टिंग कंडीशन में शुगर लेवल कम होगा। ये शुगर लेवल का कम होना स्टमक की कॉन्ट्रैक्शंस कॉज करवाएगा, और स्टमक की कॉन्ट्रैक्शंस कई जब इतनी ज़्यादा होती हैं कि हमें माइल्ड सी पेन भी होना शुरू होती है, जिसको हम हंगर पैंग्स कहते हैं, ठीक है। तो वो जो पेट भूख की वजह से पेट दुखना शुरू हो जाता है तो माइल्ड सी पेन्स भी होना शुरू होती हैं। लेकिन ये जो हंगर पैंग्स हैं ये खाने के 12 से 24 घंटे बाद होते हैं, ठीक है। अगर ये ना कि आप खाने के 2 घंटे बाद कहते हैं कि मुझे हंगर पैंग्स होना शुरू हो गया, तो ऐसी बात नहीं है। ये खाने के 12 से 24 घंटे बाद हंगर पैंग्स होना शुरू होते हैं, और जारी बात है एक दूसरे दिन और ज़्यादा हो जाएंगे स्वेर, इसी तरह तीसरे दिन और स्वेर हो जाएंगे, 3-4 दिन बाद बहुत स्वेर हो जाते हैं। फिर मजीद अगर इससे आगे जाने लगे तो 5वें 6ठे दिन फिर ये आहिस्ता आहिस्ता थोड़े से कम होना शुरू होते हैं, यानी हंगर पैंग्स कम होना शुरू होते हैं। तो हंगर पैंग्स मैक्सिमम जो होते हैं वो 3 to 4 डेज बाद होती हैं। 3 to 4 डेज बाद से मुराद है खाना खाने को जब 3 से 4 दिन हो गए हो उस वक्त की बात कर रहे हैं हम, ठीक होगी बात। तो यहाँ तक हमारे पास हमने डिस्कस की है मिक्सिंग को, या जो फूड की वजह से सारी कॉन्ट्रैक्शन वगैरह हो रहे हैं। तो 2 तरह के मोटर फंक्शन हमने देख लिए। नंबर 1 स्टोरेज के लिए हमने वेगो रिफ्लेक्स वगैरह देख लिया, और नंबर 2 मिक्सिंग ऑफ द फूड हमने देख ली, किस तरह से रेट्रोपल्जन होती है और हम फूड को चर्न और मिक्स वगैरह कर लेते हैं। तीसरी आती है चीज़ हमारे पास स्टमक एम्प्टीइंग। स्टमक की एम्प्टीइंग किस तरह से होगी, अब जरिए बात जब कायम वगैरह बन चुका है तो फिर हमें स्टमक को एम्प्टी भी करना है। स्टमक को एम्प्टी करने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग वेव प्रोड्यूस होती है। पहले जो आपकी मिक्सिंग के लिए वेव्स थी ना वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, स्टमक की एम्प्टिंग के लिए बड़ी स्ट्रॉन्ग अच्छी खासी तगड़ी पेरिस्टाल्टिक वेव प्रोड्यूस होगी, और स्टमक की एम्प्टिंग में यहाँ से पाइलोरस से बाहर फूड को निकाल देगी, ठीक होगी बात। अच्छा एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है, ये जो वेव्स है ना ये वो कह रहे हैं फर्दर एंड फर्दर अप जा रही हैं बॉडी ऑफ द स्टमक में। इसका क्या मतलब है, देखो अगर मिसाल के तौर पे पूरा स्टमक भरा हुआ है तो पहले बिल्कुल यहाँ से ही वेव स्टार्ट होगी, यहाँ से वेव स्टार्ट होगी ताकि जो बिल्कुल यहाँ वाला फूड है उसको निकाला जाए। जब यहाँ का फूड थोड़ा सा निकल जाएगा फिर वेव थोड़ी पीछे से बनना शुरू हो जाएगी, यहाँ से फूड निकालेगी, फिर वेव थोड़ी यहाँ से आना शुरू हो जाएगी। इस तरह जैसे जैसे स्टमक खाली होता चला जाएगा वेव्स मजीद ऊपर से आना शुरू हो जाएंगी, उसके बाद मजीद ऊपर से आना शुरू हो जाएंगी। तो इस वजह से हम कहते हैं कि ये जो स्ट्रॉन्ग पेरिस्टाल्टिक वेव्स हैं ये फर्दर एंड फर्दर अप द बॉडी ऑफ द स्टमक, यानी बॉडी ऑफ स्टमक में ऐसे ऐसे ऊपर से डेवलप होना शुरू हो जाती है, फिर मजीद ऊपर से डेवलप होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। और ये जाहिर सी बात है एक बहुत ज़्यादा प्रेशर डेवलप करेंगी जिसकी वजह से जो फूड है वो पास हो जाएगा। ऑल राइट जी, अब सिंपल सी बात है, तो ये जो पेरिस्टाल्टिक वेव्स हैं ये ना सिर्फ मिक्सिंग का काम करवाती हैं बल्कि कई दफ़ा ये बहुत स्वेर हो जाती हैं और पाइलोरस के थ्रू फूड को भी पास करवा देती हैं। ये जो फंक्शन है पंपिंग का फंक्शन है, फूड को निकालने वाला फंक्शन है, इसकी वजह से इसको हम पाइलोरिक पंप का नाम भी देते हैं, ठीक होगी बात। अच्छा ये तो हम देख रहे हैं ऊपर से जो कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, आगे जो स्फिंक्टर है उसकी भी तो कुछ जिम्मेदारी है ना कि वो खुले। तो अब हम देखते हैं स्फिंक्टर का क्या रोल होता है। तो वो बता रहे हैं रोल ऑफ पाइलोरस इन कंट्रोलिंग द स्टमक एम्प्टीइंग। जाहिर सी बात है ये किस तरह से कंट्रोल करेगा, अगर ये कंस्ट्रिक्टेड है तो स्टमक को एम्प्टी नहीं होने देगा, अगर ये खुल जाएगा तो स्टमक को एम्प्टी होने देगा। नॉर्मल स्टेट में जिस वक्त कंस्ट्रिक्टेड होता है उस वक्त इसकी कंस्ट्रिक्शन ऐसी होती है कि ये जो नॉर्मल चीज़ें ना वाटर वगैरह हो गया, फ्लूइड्स वगैरह हो गए, इनको पास करने देते हैं। अलबत्ता जो फूड पार्टिकल्स होते हैं उनको ये पास नहीं करने देता, ठीक है, क्योंकि उनको जब फ्लूइड कॉन्सिस्टेंसी कम होती है, वो थोड़े बड़े बड़े पार्टिकल होते हैं, उनको ये पास नहीं करने देता। उनको पास करने के लिए जरिए बात है हमें मुख्तलिफ चीज़ें करनी पड़ेंगी, कुछ सिग्नल आएंगे जो उसको खोलेंगे। तो हमें पाइलोरस को रेगुलेट करना पड़ता है कि ये कभी कभी ओपन भी हुआ करे। इसकी रेगुलेशन हम नर्वस सिस्टम से भी करते हैं और हार्मोनल सिग्नल से भी करते हैं। ये दोनों चीज़ें इसको रेगुलेट कर रही होंगी। ये नर्वस सिग्नल और हार्मोनल सिग्नल कहाँ से आ रहे हैं, स्टमक से भी और ड्यूडेनम से भी, लेकिन ज़्यादा ड्यूडेनम से आ रहे होते हैं। वो भी हम देख लेते हैं किस तरह से, ठीक होगी बात। तो किस तरह से हमने इसको रेगुलेट करना है, किस तरह से इसकी ओपनिंग को हम रेगुलेट करते हैं उसको हम स्टडी करते हैं। सबसे पहले देखते हैं स्टमक से कौन से फैक्टर होते हैं जो कि इसको रेगुलेट कर रहे हैं। तो जनाब वाली जब स्टमक के अंदर फूड ज़्यादा हो जाए, स्टमक के अंदर फूड भर जाए तो वो फूड का भरना इस पाइलोरस की ओपनिंग करवाएगा। लेकिन फूड के भरने से क्यों ओपनिंग होती है, वो कह रहे हैं कि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि फूड के ज़्यादा होने की वजह से एक प्रेशर डेवलप हो जाता है और आगे जाता है, नहीं, बल्कि क्योंकि स्टमक की वॉल आहिस्ता आहिस्ता खुलती चली जा रही है तो इसलिए प्रेशर तो डेवलप होगा नहीं। फूड ज़्यादा आ गया, स्टमक की वॉल ज़्यादा खुल गई,
तो ज़्यादा प्रेशर डेवलप नहीं होता। अलबत्ता जो स्टमक की वॉल की स्ट्रेचिंग हो रही है, ये स्ट्रेचिंग पाइलोरस की ओपनिंग कॉज करवा रही होती है। यानी ज़्यादा फूड के आने पे ओपनिंग कॉज हो रही है, ज़्यादा फूड के आने पे एम्प्टीइंग होगी। लेकिन ज़्यादा फूड के आने पे क्यों एम्प्टीइंग हो रही है, जब रीज़न की बात करते हैं तो उसमें हम कहते हैं कि स्टोरेज प्रेशर ऑफ द फूड नहीं है, बल्कि स्ट्रेचिंग ऑफ द वॉल ऑफ द स्टमक है, जो कि इसको पाइलोरस की ओपनिंग को कॉज करेगा। ठीक है, तो ये तो एक चीज़ होगी स्टमक की। दूसरा अगर देखा जाए तो स्टमक के अंदर जी सेल्स से गैस्ट्रिन रिलीज होती है। जब प्रोटीन प्रोडक्ट्स वगैरह आती हैं, मीट वगैरह आती है, और इस तरह से हमने पहले चैप्टर नंबर 63 में हार्मोन्स वगैरह पढ़े हुए हैं, तो जब ये चीज़ें आती हैं तो इनकी वजह से स्टमक के एंट्रल म्यूकोजा, यानी कि जो एंट्रम का रीजन है, इस रीजन का जो म्यूकोजा है, उसके जी सेल्स गैस्ट्रिन रिलीज कर रहे हैं। अब ये गैस्ट्रिन क्या करवाता है, एक तो कुछ सिक्रीशंस को इंक्रीज करता है, और दूसरा ये स्टमक की मोटिलिटी को भी इंक्रीज करेगा। और जाहिर बात है, जब मोटिलिटी को इंक्रीज करेगा तो स्टमक की एम्प्टीइंग को प्रमोट करेगा। तो स्टमक में दो चीजें होती है जो कि एम्प्टी को प्रमोट कर रही हैं, एक फूड वॉल्यूम और दूसरा गैस्ट्रिन। ठीक है जी, यहां तक हमने देख लिया स्टमक को। अब देखते हैं ड्यूडेनम किस तरह से पाइलोरस को रेगुलेट कर रहा होता है। तो ड्यूडेनम में पहले हम देखते हैं नर्वस रिफ्लेक्सेस, यानी कि इसका नर्वस सिस्टम किस तरह से काम करता है। अगर ड्यूडेनम में कोई उसको डिस्टेंशन का सामना करना पड़ रहा है, या उसमें कोई इरिटेंट आ गया है, या उसको कोई एसिडिटी, सही बात है, जब कायम आएगा स्टमक से तो उसको एसिडिटी का सामना करना पड़ेगा, या ऑस्मोलैरिटी ऑफ द कायम गड़बड़ है, हाइपर ऑस्मो ज़्यादा ऑस्मोल मतलब हाइपरटोनिक आ गया या हाइपोटोनिक आ गया, कोई इस तरह की ऑस्मोलैरिटी का इशू है, या कोई भी इशू हो, कोई ब्रेकडाउन प्रोडक्ट्स हो, सारी बातें प्रोटीन वगैरह का ड्यूडेनम को देखने को मिल रही हैं, तो ड्यूडेनम को इस तरह का कोई भी स्टिमुलस मिलेगा तो ये पाइलोरस को क्लोज करवाता है, ये स्टमक की एम्प्टीइंग को स्लो करवाता है। ठीक है, जब ये देखते हैं कि मेरे पास बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स आ गई हैं, तो ये स्टमक से कहते हैं 2 सेकंड रुक जाओ यार, मुझे प्रोटीन को पहले ये डाइजेस्ट वगैरह करने दो, तुम अभी काम अपना करो, तुम अभी स्लो हो जाओ, तुम अपनी मोशन को स्लो करो। ठीक होगी बात। तो ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं, मसलन कोई इरिटेशन वगैरह हो तो वह कहते हैं यार 2 सेकंड बड़ी कोई फजूल किस्म की चीज़ आ रही है, मुझे पहले इसके साथ निबड़ने दो। इसी तरह ऑस्मोलैरिटी किसी चीज़ की खराब हो तो वो कहते हैं यार पहले मुझे इसकी ऑस्मोलैरिटी ठीक करने दो, 2 सेकंड रुक जाओ तुम। सही होगी बात। तो ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो कि स्टमक की एम्प्टीइंग को स्लो कर रही हैं। ये तो हमने देख लिया स्टिमुलस। ये सारे स्टिमुलस स्टमक तक किस तरह पैगाम को लेके आते हैं। तो हमारे पास 3 पाथवेज हैं। ये जो सेंसरी इंफॉर्मेशन है ये स्टमक तक कैसे जाएगी। एक तो हो गया इंटायरेक्ट नर्वस सिस्टम ऑफ द गट वॉल। जो गट का अपना नर्वस सिस्टम होता है वो जाहिर बात है स्टमक की वॉल और ये ड्यूडेनम की वॉल दोनों में होगा, तो ये अपने ही नर्वस सिस्टम के थ्रू पैगाम आ जाएगा स्टमक तक कि भाई अपनी एम्प्टीइंग को स्लो कर दो। एक तो काम ये हो गया। दूसरा, ये ड्यूडेनम से पैगाम जाएगा प्री वर्टिब्रल गैंग्लिया तक, जो सिंपैथेटिक गैंग्लिया हमने पढ़े थे। ड्यूडेनम से पैगाम गया प्री वर्टिब्रल सिंपैथेटिक गैंग्लिया तक, और फिर प्री वर्टिब्रल सिंपैथेटिक गैंग्लिया से पैगाम आएगा आपके स्टमक तक कि भाई प्लीज थोड़ी सी तुम काम कम करो। ड्यूडेनम कह रहा है कि उसके पास बहुत फूड है, तुम अभी इतना फूड ड्यूडेनम के पास ना भेजो। ठीक हो गई बात। ये 2 चीजें देख ली हमने। और तीसरा, थोड़ा बहुत ब्रेन स्टेम का भी रोल होता है इन रिफ्लेक्सेस के अंदर, यानी कि ड्यूडेनम से पैगाम जाएगा ब्रेन स्टेम में, और फिर ब्रेन स्टेम स्टमक से कहेगा कि यार खुदा का नाम लो, ड्यूडेनम बेचारे में बहुत बोझ है, इसलिए ड्यूडेनम के पास ज्यादा खाना ना भेजो, अपनी मूवमेंट को, अपनी मोटिलिटी को थोड़ा स्लो करो। ठीक हो गई बातें। तो ये हमने देखा किस तरह से नर्वस सिस्टम इफेक्ट कर रहा होता है इन चीज़ों को, और जो हमने स्टिमुलस देखे वो भी हमने डिस्कस कर लिए हुए हैं। अब यहाँ वो दोबारा बता रहे हैं कि अगर कोई इरिटेंट्स आ जाए, कोई एसिड्स आ जाए, कोई इस तरह की चीज़ों, तो ड्यूडेनम ये स्टिमुलस वगैरह प्रोड्यूस कर रहा होता है। इसी तरह कोई प्रोटीन का डाइजेशन प्रोडक्ट्स वगैरह आ जाए तो ड्यूडेनम प्रोड्यूस कर रहा होता है। और नॉन एसिडोनिक फ्लूइड्स आ जाए। नॉन एसिडोनिक का मतलब होता है जितनी कंसनट्रेशन के फ्लूइड्स आपके बॉडी में हैं उससे ज़्यादा कंसनट्रेशन के आ जाए या कम कंसनट्रेशन के आ जाए। तो जाहिर बात है बेचारे इंटेस्टाइन में बड़ा काम है, बड़ा बोझ है, क्योंकि इंटेस्टाइन को उसकी जिम्मेदारी है कि वो फ्लूइड्स को रिलीज करे और इसको बॉडी की ऑस्मोलैरिटी के मुताबिक करे। ठीक है, तो अगर कोई नॉन ऑस्मोलर सोल्यूशन आ रहा है तो इसके लिए बोझ बढ़ गया है, और ये स्टमक से कहेगा कि यार तुम अभी अपने जो एम्प्टीइंग है उसको स्लो कर दो, मेरे पास इतना फूड ना भेजो, मैं ऑलरेडी मुश्किल में हूँ। ठीक होगी बात। तो ये तो हमने देखी ड्यूडेनम का नर्वस सिस्टम किस तरह से काम करता है। अब हम देखते हैं हार्मोनल फीडबैक कि मुख्तलिफ हार्मोन्स किस तरह से पाइलोरिक पंप को या ये जो पाइलोरस है इसको इफेक्ट कर रहे होते हैं। तो सीधी सी बात है, हमने बहुत से हार्मोन्स पढ़े हुए हैं। जिस तरह जब हम फैट का इंटेक ज़्यादा करते हैं तो उससे कई हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जिसमें सरे फहरिस्त हमारे पास आता है कोलेसिस्टोकाइनिन। ठीक है, ये कोलेसिस्टोकाइनिन भी स्टमक की एम्प्टीइंग को स्लो कर रहा है। उसको ये 2 काम कर रहा है, ना सिर्फ स्टमक की मोटिलिटी को स्लो करेगा बल्कि पाइलोरिक स्फिंक्टर को क्लोज भी करवाएगा। क्योंकि जाहिर बात है ये चाहता है कि यार पहले इतना फैटी फूड आया हुआ है, डाइजेशन में मुश्किल हुई हुई है, अब स्टमक से मजीद ज़्यादा सा फूड ना आए। तो ये स्टमक की मोशन को भी स्लो करेगा, स्टमक की मोटिलिटी को भी स्लो करेगा, और दूसरा ये
जो पायलोरिक स्फिंक्टर है उसको भी जरा क्लोज करवाएगा कि यार तुम भी देख लेना जरा फूड मेरे पास अभी आए ना, अभी मैं जरा मुश्किल में हूँ। तो कोलेस्टोकाइरिन का रोल होता है। उसके अलावा और भी हार्मोन्स हैं, अलबत्ता उनका जरा निस्बतन कम रोल है। जिस तरह मिसाल के तौर पर गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड है, एक तो वैसे इसका इंसुलिन की रिलीज में रोल है, लेकिन थोड़ा बहुत रोल हम कह सकते हैं कि स्टमक की मोटिलिटी में भी है। इसी तरह सिक्रीटिन होता है जो कि आपके पास डोडेनल म्यूकोजा से रिलीज हो रहा होता है। तो सिक्रीटिन भी ज़ाहिर बात है वो कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स रख रहा होगा, वो भी पायलोरस को कंस्ट्रिक्ट करवा रहा होगा और वो चाहता होगा कि थोड़ा फूड हमारे पास आए, थोड़ा फूड डोडेनम के पास आए। तो ये डोडेनम के मुख्तलिफ हार्मोन्स हैं, कोलेस्टोकाइलिन, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड और सिक्रीटिन, जो कि पायलोरस की ओपनिंग को रेगुलेट कर रहे होते हैं। ठीक है जी। और आखिर में उन्होंने समरी इन्हीं बातों की बताई हुई है जो बातें अभी तक हमने सारी डिस्कस कर ली हुई हैं कि नर्वस सिस्टम भी इफेक्ट कर रहा है, हार्मोन्स भी इफेक्ट कर रहे हैं, स्टमक की कुछ चीज़ें भी इफेक्ट कर रही होती हैं, जिस तरह के ज़्यादा फूड का आ जाना या गैस्ट्रिक हार्मोन का रिलीज हो जाना, और इसी तरह से डोडेनम की भी बहुत सी चीज़ें इफेक्ट कर रही होती है, जिस तरह के इस तरह के कोई इरिटेंट्स हो या स्टिमुलस हो या हार्मोनल इफेक्ट। तो हमने स्टमक और डोडेनम दोनों के हार्मोनल इफेक्ट और नर्वस इफेक्ट्स पढ़ लिए हैं कि वो किस तरह से पायलोरिक स्फिंक्टर को रेगुलेट कर रहे होते हैं। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।